हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का है। और करंट अफेयर में हम डेली वीडियो आपको आपके लिए अपलोड करते हैं, लेकिन कई बार करंट अफेयर्स का कुछ मटेरियल नहीं होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं उत्तराखंड में नागर निगम चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। इसके कारण थोड़ा सा सरकार की गतिविधियां स्लो है। तो इसी वजह से कोई नई चीज़ें विकसित नहीं हो रही है, नई चीज़ें उत्पन्न नहीं हो रही हैं। तो दो दो तीन तीन दिन में जो भी आपका छोटे मोटे टॉपिक आ रहे हैं उनको लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। ये सारे जो वीडियो हैं वो प्रवक्ता हो या नायब तहसीलदार हो, फॉरेस्ट रेंजर हो, कोई भी आपका उत्तराखंड की परीक्षा हो, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना समय नष्ट किए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने एक न्यूज़ देखी होगी समाचार पत्रों में कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल और आयोग के अन्य सदस्य हैं, इन्होंने राज्यपाल महोदय से भेंट की और अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। तो ये एक अच्छा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक अच्छा है। तो इसमें पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्न। लोक सेवा आयोग से कई बार यूकेपीएससी के पेपर में लोक सेवा से आयोग से भी संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। तो लिखा है कि आपका लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रविदत्त गोतियाल जी ने और अन्य सदस्यों ने भेंट की और 23वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। अब ये प्रतिवेदन जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से ही आ रहा है, अनुच्छेद 323(2). आपको ये मालूम होना ही चाहिए कि जो लोक सेवा आयोग है उसका जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो या किस किस उसमें प्रावधान है। तो अनुच्छेद 315 से लेकर 324 तक ये आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान होते हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित प्रावधान होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इन प्रावधानों, इन अनुच्छेदों पर भी ध्यान देना है। और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 323(2) के तहत, यानी 323 ख कह लो, 323 बी कह लो, 323 के तहत ही ये जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं वो अपने प्रदर्शन पर राज्यपाल महोदय को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल महोदय इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, विधानमंडल के दोनों सदनों में, अगर किसी राज्य में दोनों सदन हैं, दो सदन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो इन जगह पर तो दोनों जगह पर रखे जाएंगे। लेकिन जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में तो केवल विधानसभा ही है, तो विधानसभा के समक्ष ये रिपोर्ट रखी जाएगी। तो ये जो उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट होती है, तो वो थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़े। राज्य लोक सेवा आयोग का ये कर्तव्य होता है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट दे। और संयुक्त आयोग का ये कर्तव्य होता है कि वह उन, अगर कहीं जगह पर एक दो राज्यों का एक लोक सेवा आयोग होता है तो वहां के लिए ये दूसरा प्रश्न है या दूसरी लाइन है। तो ये प्रतिवर्ष वो अलग अलग, जैसे हम माने कि यूपी और उत्तराखंड का एक ही लोक सेवा आयोग हो, तब वो आपका जो है, तब ये केस में होता है कि संयुक्त आयोग होगा। तो संयुक्त आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्यों के प्रत्येक राज्यपाल को जिनकी आवश्यकता की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है। जैसे इमेजनरी हम बता रहे हैं कि मान लिया यूपी और उत्तराखंड का एक ही आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, तो वो दोनों राज्यपालों को रिपोर्ट देगा। तो इस तरह से यानी प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। लेकिन हमारे उत्तराखंड में तो अलग अपना लोक सेवा आयोग है, और इसीलिए उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होंगे वो अपना रिपोर्ट जो देंगे, प्रतिवेदन जो देंगे, वो उत्तराखंड के राज्यपाल को ही प्रस्तुत करेंगे। अब इसके बाद लिखा आयोग द्वारा रिपोर्ट दो, ये जो आगे है कि आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी और ये सब चीजें लास्ट में आपका ये देखेंगे कि राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, यानी लोक सेवा आयोग रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट को राज्यपाल महोदय
राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, 2 लाइनें उनके बारे में भी जानेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो है, वो अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा, देखिए 2 प्रश्न बन गए। एक प्रश्न तो लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, 315 के। दूसरा किन के द्वारा किया गया, तो उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा ये किया गया। इस आयोग का गठन, ये प्रश्न आ भी चुका है उत्तराखंड पीसीएस में। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा। 15 मई 2001 को अस्तित्व में आया। और आयोग में जो स्वीकृत संख्या है, अध्यक्ष और 6 सदस्य है। तो ये आयोग की संरचना है, इसके बारे में भी प्रश्न आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। एक तो आपका 315 अनुच्छेद उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा ही गठन किया गया, यानी और किस वर्ष गठित किया गया, 15 मई 2001 को। संरचना क्या है, एक अध्यक्ष हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के और 6 सदस्य हैं। अब आप देखेंगे इसमें सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष आपका एनपी नवानी। तो ये प्रश्न आ भी चुका है। एनपी नवानी 91 दिन रहे। इसके बाद दूसरे के आर्य, ये 107 दिन रहे। ये एक उसके लिए दिया गया है कि इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो देखते हैं किसका सबसे अधिक कार्यकाल रहा। 320 दिन रहे। सभी याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो प्रथम और द्वितीय तो याद रखना ही चाहिए। किसी भी संस्था का या किसी भी जो भी हमारा कई बार ज्योग्राफिकल होता है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप के साथ साथ सबसे बड़े द्वीप के साथ वो दूसरा द्वीप, सेकंड नंबर वाला द्वीप भी याद रखना चाहिए और सबसे कम वाला भी याद रखना चाहिए। तो अब देखेंगे, ये हमारा पहले हो गया एनपी नवानी और के आर्य। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट है एस के दास, ये 174 डेज रहे। ये आपका 234 दिन रहे। ये एन एस बिष्ट रहे, नरेंद्र सिंह बिष्ट जी। तो ये आपका रहे 364 डेज। तो आप अगर अभी तक देखेंगे, ये 355 डेज, ये 169 डेज। तो एक अगर प्रश्न बन सकता है तो वो बन सकता है पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष एनपी नवानी, दूसरे अध्यक्ष ये भी पूछा जा सकता है के आर्य। फिर आपका पूछा जा सकता है वर्तमान अध्यक्ष, तो डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। तो ये भी आपका वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा। तो अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक कार्यकाल अगर रहा है तो वो आपका 364 डेज का, लगभग 1 साल का कार्यकाल आपका रहा प्रोफेसर या डॉक्टर नरेंद्र सिंह बिष्ट जी का। और अगर सबसे कम देखेंगे तो सबसे कम आपका 91 डेज का रहा, वो है आपका एनपी नवानी, पहले ही जो हमारे अध्यक्ष थे। तो ये एक दो प्रश्न ये भी बन सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ऊपर आधारित प्रश्न है। पहले अध्यक्ष एनपी नवानी और सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का ही रहा। दूसरे के आर्य, कम से कम यहाँ दो तो याद रखें, और वर्तमान अध्यक्ष याद रखें रविदत्त गोदियाल। और फिर है एस के डॉक्टर नरेंद्र सिंह बिष्ट, जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा 2017 से लेकर 2018 तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, जो आज के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर रविदत्त गोदियाल जी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा बताया था मैंने कि कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जो लोक सेवा आयोग के संदर्भ में है। तो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, या उत्तर प्रदेश यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो यूपीएससी हो या एसपीएससी हो, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अनुच्छेद 315 में तो इनके गठन का, जैसे अभी आपने पढ़ा भी था कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ है वो अनुच्छेद 315 के तहत ही राज्य के राज्यपाल द्वारा किया। 317 में यूपीएससी और एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, जैसे हमारे यहाँ कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल महोदय। इसके बाद अनुच्छेद 317 है, यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना व निलंबित करना। तो ये एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसके तहत ही इन्हें हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाने की शक्ति 318 में है। 319 में
राज्य के जो लोक सेवा आयोग हो या आपका राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो यानी यूपीएससी हो या एसपीएससी हो, दोनों आयोगों के सदस्यों द्वारा सदस्य ना रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। यानी ये किसी और पद को धारित नहीं करेंगे। एक बार अगर इसके सदस्य लोक सेवा आयोग को बन गए तो कोई और पद धारित नहीं करेंगे। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसपीएससी हो। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। तो जनरली हमारा जैसे लोक सेवा आयोग है वो पीसीएस एग्जाम, लोअर पीसीएस एग्जाम, समीक्षा अधिकारी, यही एग्जाम कराने का एक रहता है जनरली। लेकिन आप जानते हो हमारे यहाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी के भी एग्जाम करा दे रहे हैं, और इसी तरह से वीडियो के भी एग्जाम करा दिए, टीचर्स के भी एग्जाम करा देते हैं। तो ये आपका विस्तार है अनुच्छेद 321 का, कि उनके कार्यों का विस्तार किया जाए। 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय और 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। तो अनुच्छेद 315 और 323 दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 323 वन जो है वो यूपीएससी के बारे में, तो 323 टू जो है, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था 323 टू, ये आपका यानी 323 दो जो है, यहाँ जो आपने देखा 302 323 दो, ये आपका राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है। तो इसीलिए चूंकि ये करंट का टॉपिक है, प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग का गठन होता है, कार्य विस्तार किसमें किया जा सकता है, और लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल उनका उस रिपोर्ट का क्या करता है, विधानमंडल में रखी जाती है। तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब आपका आगे देखेंगे तो ये एक एमओयू साइन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और आपका आयरलैंड के बीच में। तो आइसलैंड के बीच में, सॉरी, आइसलैंड के बीच में ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये हमारे आप जानते हैं चीफ जस्टिस, सॉरी, चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, और ये जो डिग्नेटरीज हैं ये आपका आइसलैंड के। तो ये किस लिए समझौता हो रहा है, ये जियोथर्मल एनर्जी का, यानी भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने का समझौता ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। किसके साथ, आइसलैंड के साथ। ये एक प्रश्न बन सकता है। और आइसलैंड की कंपनी है वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियरिंग, और ये जो आइसलैंड है ये भूतापीय एनर्जी के रूप में यानी जियोथर्मल एनर्जी का एक बड़ा अच्छा यानी इंपॉर्टेंट कंट्री है, अच्छा चैंपियन है इस फील्ड का। और इसमें जो खर्चा होगा कि उत्तराखंड में जियोथर्मल एनर्जी प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, ये रिसर्च होगी, करेगी ये कंपनी। और जब रिसर्च करेगी तो उसका पूरा खर्चा इस आइसलैंड सरकार ही उठाएगी। और इसमें सबसे पहले कौन चुना गया है, तपोवन चुना गया है। तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इसमें, भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता है, आइसलैंड के साथ। दूसरा आपका किस स्थान पर किया जा रहा है जियोथर्मल एनर्जी के लिए रिसर्च, तो तपोवन में। तो ये इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित विभिन्न क्षेत्रों के 40 ऐसे स्थान चुने गए। ठीक है, तो इसमें कौन उपस्थित था, इसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी उपस्थित थे, लेकिन वर्चुअली उपस्थित थे। वो उस दिन खटीमा में थे, तो खटीमा से ही शायद वो वर्चुअली जुड़े थे। और इसके बाद हमारी मुख्य सचिव महोदया भी थी, और साथ में आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट हास्कुलन साहब। ये भी आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत में आइसलैंड के राजदूत कौन है। तो इस तरह से इसमें 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न बनते हैं वो जनरली चाहे भूगोल के हो, इतिहास के हो, कहीं ना कहीं करंट से भी इंस्पायर होते हैं। जैसे अब भूगोल में वो जियोथर्मल, कोई जरूरी नहीं कि उत्तराखंड से ही पूछे, वो देश के लिए भी पूछ सकता है। भूगोल में जहाँ जियोथर्मल, हिमाचल में कुछ ऐसे स्थान हैं या जो जियोथर्मल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां भी नजर जरूर मारनी चाहिए। अब आप देख रहे होंगे ये जाना पहचाना चेहरा है, तो बहुत सारे फिल्मों में हम आपके हैं कौन, और बहुत सारी फिल्मों में आपको ये दिखाई दी होंगी। ये है हिमानी शिवपुरी, जनरली इनको कहते हैं, लेकिन अब इनके बारे में आपको क्लियर होगा कि ये हिमानी भट्ट हैं। वैसे सामान्यतः पिक्चरों में इनका नाम, फिल्मों में इनका नाम हिमानी शिवपुरी आता है। और ये रुद्रप्रयाग जनपद से जुड़ी हैं, अगस्त मुनि ब्लॉक के भटवाड़ी गांव में ये पैदा हुई थी 1964 में। अब इनके जो पिता थे वो हिंदी विषय के शिक्षक थे, और माँ शैला भट्ट गृहिणी थी।
और ये आपका इन्होंने जो गांव गोद लिया है भटवाड़ी लिया। भटवाड़ी आपका रुद्रप्रयाग में है, कंफ्यूज ना हो जाना। और इन्होंने अपने मायके का गोद यानी अपने जहाँ ये जन्म लिया वही इन्होंने गोद लिया है। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने ये आह्वान किया था प्रवासी उत्तराखंडियों के को कि भाई वो कोई ना कोई गांव गोद लें और उसको सजाएं सवारें। तो उस संदर्भ में ये जो हिमानी शिवपुरी है ये चर्चा में रही, क्योंकि इन्होंने भटवाड़ी यानी अपने मायके के गांव को ही गोद लिया है। अच्छा प्रश्न बन सकता है ये, जब भी और भी बहुत सारे लोगों ने गोद लिया है बहुत सारे गांवों को, एक एक दो दो करके हम ये बताते रहेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है ये आपका जाना पहचाना उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेल है। अभी ये राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे उसके बाद ही इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कौन सा खेल, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, कितने खिलाड़ी भाग लिए, कितने खेल खेले गए, किस दिन से शुरू हुआ किस दिन को खत्म हुआ, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, पिछले समय में भी उत्तराखंड का स्थान क्या था, ये सब आपका बन जाएंगे। लेकिन वो करने के बाद ही देखा जाएगा। तो इसीलिए जो हल्का फुल्का इसमें जिसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है आगे जाके, वो आपका जो है अभी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये नीरज चोपड़ा है, तो ये आपका ओलंपिक में आप जानते ही हैं, ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं। तो इनके खेल को ध्यान रखना है, मतलब किस खेल से संबंधित है। ये शीतल हैं, तेंजिंग नॉर्वे साहसिक पुरस्कार से सम्मानित हैं, पिथौरागढ़ की हैं। ये आपका पर्वतारोहण से संबंधित हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और ये है, इनमें ये आ जाएगा कि किस खेल से संबंधित है। ये है चित्रांशी रावत, और इनको आपको फिल्मों में भी आपने इनको जरूर देखा होगा, ये हॉकी खिलाड़ी। तो इन सब ने आपका उत्तराखंड को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं आगामी होने वाले जो खेल खेल जो राष्ट्रीय खेल है उनके लिए। तो इनमें आपको प्रश्न ये है कि इनका संबंध किस खेल से है, ऐसे मैचिंग के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे जैसे कोई इस तरह की आते जाएंगे आपको धीरे धीरे दो दो चार चार करके ये खिलाड़ी भी परिचय कराते जाएंगे। इसके अलावा जब राष्ट्रीय खेल में कुछ खिलाड़ी चमकेंगे खासकर उत्तराखंड के, उनको भी उनको भी करना होगा याद, उनको भी हमें पढ़ना होगा। तो ये आज का वीडियो था। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ये वीडियो 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2025 तक का था। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। ये वीडियो मैंने जैसे पहले ही बताया, कोई भी उत्तराखंड की परीक्षा होगी उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फॉरेस्ट रेंजर हो, चाहे आपका प्रवक्ता हो, चाहे नायब तहसीलदार हो। ये सब अगले 2 3 4 महीनों में होने वाले एग्जाम हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज के साथ जिसमें आपको डेली उत्तराखंड करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। हाँ भैया, क्या बात है?